हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज़ को पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से आ रही प्रकाश किरणों के परावर्तन या अपरावर्तन के बाद वास्तविक कटान से बनता है, जबकि आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ पर परावर्तित या अपरावर्तित किरणों परस्पर कटती हुई मालूम पड़ती हैं जब उनके पीछे की और बढ़ाया जाता है। देखिए, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और देखिए इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब है जिसे पर्दे पर लिया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। आप लोग इतना लिख देंगे तो काफ़ी होगा। उसके बाद आप लोग ये चित्र बना देंगे, ठीक है ना। और इस पर देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप चित्र इसको बना सकते हैं। और देखिए, इसको ए बी और पी नाम भी दे सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं आभासी प्रतिबिंब, ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है ना। कौन सा प्रतिबिंब कहलाता है? तो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। और ये इसका चित्र है, आप लोग देख लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। देखिए, यकृत के कार्य लिखिए। तो यकृत के कार्य हैं, यकृत के कार्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट नंबर पर है, यकृत की कोशिकाएं पित्त का स्रावण करती हैं जो पाचन में सहायता करता है। सेकंड नंबर पर देख लेते हैं। देखिए, यकृत आंतरीय नाल एवं सामान्य परिवहन के मध्य सेतु का कार्य करता है। थर्ड नंबर पर है, वसा का संचय करता है। फोर्थ नंबर पर है, यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। फिफ्थ नंबर पर है, विषैले पदार्थों को यकृत कोशिकाएं निष्क्रिय बनाकर शरीर की रक्षा करती हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए, लाल रुधिर कणिकाओं एवं प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग अच्छे से बनाना सीख लें, ठीक है ना। देखिए, मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र का नामांकित चित्र बनाए, वर्णन की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र का नामांकित चित्र आप इस तरीके से ये चित्र बना सकते हैं, देख लें, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, साइकिल पंप व फुटबॉल पंप में प्रमुख अंतर क्या है? तो देखिए, साइकिल पंप में मुख्य कार्य वॉशर का होता है, वॉशर साइकिल पंप में चिपक जाता है और फुटबॉल पंप में सिकुड़ जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए, साइकिल पंप का प्रयोग मनुष्य को सीधा स्थिर रखकर हत्थे को खींचना होता है, लेकिन इस तरह का कोई भी वर्क फुटबॉल पंप में नहीं होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निद्रव्य दाबमापी का कार्य बताएं। तो देखिए, निद्रव्य दाबमापी वायु दाब को मापने वाला होता है। देखिए, फर्स्ट नंबर पर है, वायु मापी जाती है। सेकंड नंबर पर है, द्रव्य का और ना ही धातु का प्रयोग भी नहीं। ये आकार में बहुत छोटा होता है, इसीलिए इसका नाम निद्रव्य रखा गया है। ये घड़ी के आकार का होता है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर में अनेक अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, त्वचा। देखिए, सिंपल भाषा में कि हम लोगों का क्या होता है, शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जैसे मान लीजिए पसीना, तो और निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? तो यही आपका उत्सर्जन तंत्र, ये जैसे कि त्वचा है, तो त्वचा से पसीना निकलता है या मल के रूप में भी बाहर निकलता है, तो वो आपका उत्सर्जन, ठीक है ना, ये आपका उत्सर्जन अंग कहलाता है।
फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समजातता से क्या आशय है? कुछ संरचनाएं ऐसी होती हैं जो उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समान परंतु कार्य करने में असमान होती हैं, जिन्हें समजात कहा जाता है और इस समानता का समजातता कहा जाता है। ठीक है ना। इसमें देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, मछलियों में उपांग तैरने के लिए बने होते हैं, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए और घोड़े के टांग दौड़ने के लिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रचलन अंग किसे कहते हैं? तो देखिए, जिन अंगों का प्रयोग आने जाने में किया जाता है उन्हें प्रचलन अंग कहते हैं। देखिए, पक्षियों के प्रचलन अंग, तो इसमें पैर हो जाते हैं और पंख हो जाते हैं। देखिए, पैर, प्रत्येक पक्षी के 2 पैर, 4 उंगलियां व नाखून एवं झिल्ली, और झिल्ली का क्या कार्य है? वो तैरने में सहायक होती है। और देखिए, पंख, एक जोड़ी पंख के अलावा कुछ पंख हैं जो कि दिशा परिवर्तन में सहायक होती हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जीवित व आजीवित वस्तुओं में अंतर क्या है? तो देखिए, जीवित और आजीवित वस्तुओं में अंतर हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे श्वसन। तो प्रत्येक जीवधारी में श्वसन कार्य होता है, जबकि आजीवित में श्वसन कार्य नहीं होता है, क्योंकि देखिए, जो जीवित है वही तो सांस लेता है और जो निर्जीव है वो सांस तो नहीं लेता है। इसी तरह से प्रजनन, सभी जीवधारी अपने वंश को बढ़ाते हैं, लेकिन आजीवित धारियों में ये क्षमता नहीं होती है। उसके बाद देख लेते हैं उत्सर्जन। तो उत्सर्जन, सभी जीवधारी शरीर में अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं, जबकि आजीवित में यह कार्य नहीं होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जीव जगत से क्या आशय है? तो संपूर्ण संसार में समस्त जीवधारियों को मिलने से जीव जगत का निर्माण होता है। ये 2 भागों में, मतलब इनको 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट नंबर पर हो जाता है एक कोशिकीय जीव और सेकंड नंबर पर हो जाता है बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव देख लेते हैं। इस वर्ग के जीवों का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, जैसे जीवाणु, ईस्ट, अमीबा। ठीक है ना। फिर देख लेते हैं बहुकोशिकीय। जैसे नाम से ही आप जान पा रहे होंगे कि एक कोशिका मतलब एक और बहु मतलब बहुत सारे। तो जिन जीवों का शरीर कोशिकाओं यानी कि बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे हो गया आपका बरगद और मक्खी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, यानी नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जड़ के कार्य लिखिए। तो देखिए, संपूर्ण पौधों की भूमि को स्थिर बनाए रखना। और देखिए, सेकंड नंबर पर है खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाना। थर्ड नंबर पर है तने को सहारा देना। फोर्थ नंबर पर है भोजन को संग्रह करके तने से पत्ती तक। और फिफ्थ नंबर पर है पानी को पत्तियों तक पहुंचाना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तने के विभिन्न भाग लिखिए। तो आंसर इसका है, देखिए, पौधे का वह भाग जो प्रकाश की ओर व जड़ के विपरीत बढ़ता है तना कहलाता है। ठीक है ना। इसमें देखिए कितने भाग होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कलिकाएं। तो तने का छोटा रूप है जो एक दिशा में बढ़कर गुच्छे की भांति पत्तियों का हो जाता है। अब देख लेते हैं मध्य कलिकाएं। तो जब ये कलिकाएं मध्य पर जाती हैं तब मध्य कलिकाएं कहा जाता है। शिखर कलिकाएं, सर्वोच्च शिखर पर बढ़ती हुई लंबाई को शिखर कलिका कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? तो पत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, ये भी देख लेते हैं। देखिए, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। तो देखिए, सरल पत्ती, ये पत्ती साधारण होती हैं जिनमें एक ही फलक होता है। उदाहरण हो गया सरसों और आम। अब देखिए, संयुक्त पत्ती, इनमें फलक नहीं होते हैं, इनकी रचना जटिल होती है। ये 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट नंबर पर देख लेते हैं पिचकाम पत्ती और सेकंड नंबर पर होता है हस्ताकार पत्ती। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? तो देखिए, शरीर में घटित होने वाले सभी क्रियाओं के नियंत्रण व नियमन करने वाले संस्थान को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसमें देखिए, मस्तिष्क हो जाता है, रीढ़ हो जाती है और तंत्रिकाएं हो जाती हैं। उसके बाद देख लेते हैं, सांप और छिपकली अपनी जीभ से क्या कार्य करते हैं? तो सांप और छिपकली अपनी जीभ से
छूने, सुनने व सूंघने का कार्य करते हैं। और देखिए मेढक शिकार करने का कार्य करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के गति विषयक नियमों को समझाइए। तो देखिए न्यूटन के कितने नियम हैं? तो न्यूटन के 3 नियम हैं। देख लेते हैं प्रथम नियम कौन सा है। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। देखिए इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई यानी बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे गैलीलियो या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? तो गैलीलियो या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। यदि कोई वस्तु मेज़ पर रखी है तब तक वह रखी ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है ना। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर देख लेते हैं। देखिए न्यूटन का द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बाह्य से लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए F बराबर m है। ठीक है ना। देख लेते हैं उदाहरण है क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है न्यूटन का तृतीय नियम। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही विपरीत दिशा में लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। यानी जो न्यूटन का तीसरा नियम है उसे कौन सा नियम कहा जाता है? तो उसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। जैसे नाव से कूदते समय नाव का पीछे जाना। ठीक है ना। नाव का पीछे जाना। और देखिए तैरते समय पानी का पीछे धकेलना। ये आपका कौन सा नियम हो जाता है? तो न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कारण है कि किसी गुब्बारे को उसमें वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है? तो उत्तर देख लेते हैं। गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है जिसका घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है, इसलिए गुब्बारे ऊपर उड़ने लगते हैं। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। और फ्रेंड्स ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि देखिए ये जो आपकी सीरीज़ है यानी लघु उत्तरीय प्रश्नों की जो सीरीज़ है ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ना हो। इसलिए अभी इतना तो टाइम है आप लोगों के पास कि आप इसके नोट्स बना लें और उसे अच्छे से याद कर लें और मतलब याद भी कर लेंगे और जब नोट्स बना के रखेंगे तो रिवीज़न करने के भी काम आएंगे वो नोट्स। थैंक यू।